आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन वन शॉट। एक वीडियो में एक शॉट में मैं लिक्विड के या कहा जाए फ्लूइड के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उन सारी चीज को मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ प्रॉपर टाइप का नोट्स भी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से इलाबोरेट तरीके से आपको दिया जाएगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके जगह जगह आप उस नोट्स को आप राइट डाउन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन नोट्स है यार, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा मैं, आपको सिर्फ लिखना है और बाद में उसको पढ़ना है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट, टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। थ्रस्ट का मतलब एक तरह से फोर्स ही होता है बच्चों, धक्का मारना, थ्रस्ट मारना, एक तरह का फोर्स है ये। तो कहता है द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी लिक्विड किसी भी सरफेस के, किसी भी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जब आता है तो वो उस पर एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है, एक तरह का बल डालता है। वो जो टोटल फोर्स वो एक्सर्ट करता है वो लिक्विड डालता है किसी लिक्विड सरफेस पे जिसके कांटेक्ट में वो आता है। टोटल फोर्स को हम एक्सर्टेड फोर्स को हम लोग जो है थ्रस्ट ऑफ लिक्विड कहते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक पॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड जो है इस पॉट के, इस कंटेनर के वॉल्स में हर तरफ ये फोर्स एक्सर्ट करता है, इधर भी करता है, इधर भी डाउनवर्ड भी करता है, अपवर्ड, क्योंकि लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं है, ओपन सरफेस है, एयर है, जहां पे वो सॉलिड के कांटेक्ट में रहता है तो वहां पे टोटल इतना फोर्स एक्सर्ट करता है हर तरफ। तो टोटल फोर्स जो एक्सर्ट करता है दैट वेरी लिक्विड, इसका नाम है थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। चलो अब आता है इसके बाद प्रेशर। लिक्विड किसी भी कंटेनर के, किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में जब आता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो। तो कह रहा है कि थ्रस्ट एक्सर्टेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी अभी हमने कहा जो ये टोटल फोर्स एक्सर्ट करता है, मान लो टोटल फोर्स वो एक्सर्ट करता है कितना, F, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, और जिन जगहों पे वो फोर्स लगाता है उन सारे जगहों का जो सरफेस एरिया अगर हमने लेना है तो माना कि वो एरिया हो गया A। तो अब प्रेशर जो होगा बच्चों, ये प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देना है, कितना फोर्स लग रहा है और कितनी एरिया में लग रहा है, दैट वेरी एरिया से उसको डिवाइड कर देना है फोर्स को, तो वो प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी कांटेक्ट सरफेस में जहां पे लिक्विड वो थ्रस्ट यानी कि फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो फोर्स अगर टोटल वो F एक्सर्ट करता है और जिस जगह वो फोर्स एक्सर्ट करता है टोटल एरिया अगर A है, इन दोनों की जो रेशियो है इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला हुआ फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका अगर यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा यूनिट आराम से आप बता सकते हो। फोर्स का क्या होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग यूं कहें मीटर स्क्वायर को ऊपर कर ले तो इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग पा और पढ़ते हैं इसको पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट के नाम से है। किसके नाम से बच्चों, साइंटिस्ट के नाम से है, उसको पास्कल कहते हैं और लिखते हैं सिंबॉलिक PA, पास्कल, ऐसा यूनिट। दूसरा सीजीएस में अगर आप जाते हो तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, आराम से बता सकते हो। जैसे हमने फोर्स का, तो फोर्स का क्या हो जाता है सीजीएस यूनिट, डाइन हो जाता है। तो यहाँ डाइन लिखेंगे हम लोग, डाइन अपॉन एरिया का हमारा cm स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन फोर्स का क्या होता है mLT⁻², और एरिया का होता है L स्क्वायर। एक L यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक अलग यहाँ पे रेस्ट रह जाएगा, रिमेनिंग आप इसको हम आप कर लेते हैं तो mL पावर ऊपर जाएगा, ये L ऊपर कर लेते हैं, L-1 T⁻²। तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आता है कि प्रेशर का
डेली लाइफ में हमारा एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, किस तरह से प्रेशर को हम लोग डेली लाइफ में होते हुए देखते हैं। तो उसका पहला एग्जांपल है अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट वन, यानी जो काफी तेज धार वाला चाकू है उससे किसी चीज को हम बड़ा आसानी से और जल्दी से काट सकते हैं, बजाय कि उसके जगह अगर हम लोग ब्लंट इन्हें भोथा जिसको कहते हैं हम लोग, जिसका धार बहुत मोटा हो, उससे काटने में हमें दिक्कत होगी। क्योंकि जब इस शार्प से काटते हैं, आप देख रहे हो यहाँ शार्प एज है, ये जो शार्प एज है, ये जो एज का जो एरिया होगा बच्चों, वो एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा क्योंकि शार्प है। और आप फोर्स लगा रहे हो एफ, और एरिया कितना है आपका, बहुत कम है, बहुत कम एरिया है, एरिया इज वेरी स्मॉल। तो अब अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एरिया का वैल्यू डिक्रीज करता है, एरिया अगर कम हो जाएगा, फोर्स को हमने कांस्टेंट रखा है, एरिया को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डिवाइजर अगर कम हो जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो हमने 5 न्यूटन फोर्स लिया और हमने एरिया जो लगाया है वो एरिया हमारा मान लो 1 समथिंग है, 1 है, यूनिट है, तो इसका प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 5। और अगर हमने कहा कि उसका एरिया को हमने डबल कर दिया, ट्वाइस ऑफ कर दिया, तो हमारा प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डिवाइजर का यानी एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू सेम फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बड़े आसानी से, उतना ही फोर्स से आसानी से आप ज्यादा काट सकते हो। लेकिन अगर भोथा जिसको कहते हैं ब्लंट, मोटा धार वाला, अगर मोटा धार है इसका जो जिससे हम काटना है, वो साइड अगर मोटा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप एरिया को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, नहीं कि उसका शार्प एज का एरिया अगर बढ़ गया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ जाने के बाद क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा, सेम फोर्स के लिए प्रेशर कम हो जाएगा तो काटने में दिक्कत होगी, आसानी से नहीं कटेगा। दूसरा आता है रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स। बच्चों बहुत पहले होता ही था, शायद आपने नहीं देखा होगा या देखा होगा कहीं ऐसी जगह में कि हो सकता है कि मिल जाए आपको, ये जो रेलवे ट्रैक हुआ करता है ये, उसके नीचे ये देखोगे ये लकड़ी का स्लीपर्स पहले बिछा हुआ होता था, और आज के डेट में अभी ये कंक्रीट का ये स्लीपर्स होता है। इस तरह का आप स्लीपर देख रहे होगे, तो ये सारे स्लीपर्स जो है ये कंक्रीट का है, ये स्लीपर्स क्या है, ये कंक्रीट का है। तो ये कंक्रीट का स्लीपर्स बिछा हुआ रहता है, पहले इस तरह से लकड़ी का स्लीपर्स बिछा हुआ था। अब सवाल कि ये हम क्यों देते हैं, सवाल है कि क्यों देते हैं बच्चों। जब ये स्लीपर्स के ऊपर में आप रेल को बिछाते हो तो स्लीपर का जो अर्थ के साथ, सरफेस के साथ जो उसका कांटेक्ट का एरिया है, वो एरिया आप बढ़ा रहे हो। अब मान लो ट्रेन अगर इससे गुजर रहा है, ट्रेन का जो वेट होगा, ट्रेन का जो वेट होगा जिसको हम लोग फोर्स भी कहते हैं, वो जो फोर्स होगा, वो फोर्स के नीचे अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रेशर विल डिक्रीज व्हेन एरिया इंक्रीजेस। एरिया को अगर बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइजर बढ़ जाएगा, तो भागफल इसका जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो हमने प्रेशर यहाँ फोर्स हमने 10 लगाया, नीचे हमारा एरिया यहाँ क्या है, तो एरिया हमने कहा कि 2 है, तो 2 है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया 5 आया, ये प्रेशर हमारा 5 आ गया, अगर 5 यूनिट आ गया। अगर हमने कहा कि नहीं हमारा वेट, ट्रेन का वेट दैट इज फोर्स दैट इज फिक्स है, अभी भी वो 10 ही लग रहा है, लेकिन हमने नीचे का स्लीपर लगा के इसका एरिया हमने बढ़ा दिया, 5 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका भागफल यानी डिवाइजर 5 हमने बढ़ा दिया, तो कोसाइन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ प्रेशर 5 है, यहाँ प्रेशर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये प्रेशर को घटाने के लिए कि ट्रेन द्वारा जो रास्ते पे, ट्रैक पे या रोड पे या जमीन पे जो प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग इन ट्रैक्स को क्या करते हैं, ये स्लीपर्स में बिछा देते हैं, जिसकी वजह कर उनका एरिया को हम बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज की डेट में ये स्लीपर्स जो होता है वो कंक्रीट का होता है, आपने देखा होगा हर जगह। आता है कि it is difficult for a man to walk on sand while a camel walks easily on sand। कहता है बालू में दौड़ के देखा बच्चों, बालू में एक बार दौड़ के देखना, आप नहीं दौड़ पाओगे, कुछ देर के बाद थक जाओगे। लेकिन वही चीज अगर आपको सख्त जमीन पे, रोड में दौड़ना पड़ेगा तो बड़ी आराम से दौड़ सकते हो। तो कारण क्या है कि आप बालू में ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाओगे या दौड़ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन कैमल जो है, ऊंट जो है, वो आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। कारण यह है कि हमारे पैर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, हमारे पैर का जो फुट का जो एरिया होता है, कैमल के फुट के एरिया से बहुत कम होता है उसके रिस्पेक्ट में। अब ऑटोमेटिकली अगर आपने प्रेशर जनरेट करना है तो आपने क्या करा, F/A करा।
आपका जो वेट है, वेट दैट इज वही फोर्स है, और आपका पैर का फुट का जो एरिया होता है दैट वेरी एरिया ए है। अब सेम चीज, ये वेट आपका ऊंट का भी है और उसका जो पैर का फुट का जो एरिया वो एरिया ज्यादा है। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। हमारा एरिया कम होगा क्योंकि हमारे फुट का एरिया जो एरिया होता है वो कम होगा तो एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, पैर जो है बालू के अंदर, सैंड के अंदर ज्यादा धंस जाएगा। और देख रहे ऊंट का यहाँ पे ज्यादा नहीं धंस रहा है क्योंकि उन्होंने एरिया अपना बढ़ा लिया है, इसलिए प्रेशर उसका कम हो गया। इसके बाद पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। आपने देखा होगा पिन और नेल्स जो हम लोग कहीं पे उसको ठोकते हैं, लगाते हैं, पियर्स करते हैं, तो कहता है कि वो पॉइंटेड बनाया जाता है। क्यों? जैसे यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो हमारे पास नेल्स है, इन नेल्स का देख रहे हो यहाँ पे पॉइंटेड एरिया, ये पॉइंटेड है, देख रहे हो यहाँ शार्प करके पॉइंट बना दिया है। तो ये पॉइंट बनाने से क्या होता है कि इस जगह का एरिया को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इसका एरिया डिक्रीज कर रहे हो। आप नेल कहीं पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठोकर मार रहे हो, और जिस जगह वो टकरा रहा है उस पॉइंट पे उसका एरिया बहुत कम है, एरिया को आपने डिक्रीज कर दिया। क्योंकि आप एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया को आप डिक्रीज करोगे तो प्रेशर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाने का मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से आप ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो और कांटी आराम से अंदर धंस जाएगा। इसी तरह से आप पिन को देख रहे हो, यहाँ पिन का जो यहाँ पे एंड है काफी शार्प है, पॉइंटेड है, तो इसका एरिया, पॉइंटेड का मतलब है एरिया आपने डिक्रीज करा, तो ऑटोमेटिकली एरिया डिक्रीज करेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। अब अगर एरिया को डिक्रीज करोगे प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया को अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो आपने एरिया डिक्रीज करा तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। ज्यादा प्रेशर हो गया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, उतना ही फोर्स से आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगा पा रहे हो और आराम से वो अंदर चला जाता है। तो ये हुआ डेली लाइफ में हमारा प्रेशर का कहानी, उसका यूज। अब आता है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी का डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में, वॉल्यूम में कितना मास, कितना द्रव्यमान किसी सब्सटेंस का है, दैट वेरी वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने कोई एक कंटेनर है, कोई एक बक्सा जो भी है, उसके अंदर हमने कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, ये दैट इज मास रखा है, और उतना ही वॉल्यूम में हमने यहाँ बहुत ज्यादा रखा है। तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम अगर हमने भी लिया तो इसका भी वॉल्यूम भी है, लेकिन मास यहाँ कम होगा क्योंकि यहाँ कुछ ही चीज यहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ मास ज्यादा है, यहाँ मास ज्यादा है, इसको m1 कर देते हैं, और यहाँ पे मास कि मास यहाँ कम है, सॉरी, यहाँ पे मास ज्यादा है, m2 में मास ज्यादा है। तो डेंसिटी का डेफिनेशन कहता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास अपॉन एरिया। तो अगर आप मास को बढ़ाओगे, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, अब मास डिफरेंट है, यहाँ कुछ ही चीज है और यहाँ बहुत सारी चीज को रखे हुए हैं, तो मास अगर बढ़ता है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी मास को अगर आप इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका डेंसिटी कम होगा। अब ये डेंसिटी की जब बात करते हैं तो डेंसिटी बराबर हो गया अब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, मास का क्या लेते हैं हम लोग, केजी लेते हैं, और वॉल्यूम का क्या लेते हैं, मीटर क्यूब लेते हैं। तो ये मीटर क्यूब हो गया, या इसको केजी, अब मीटर क्यूब को ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पर मीटर क्यूब बोलते हैं इसको। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं बच्चों, सीजीएस, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा बच्चों, सीजीएस में मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम, और यहाँ मीटर के जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को अगर लिखना चाहते हैं तो ग्राम और सेंटीमीटर के साथ -3 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि उसका डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ले तो भी कर लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे ये यहाँ क्या है, केजी है, केजी बोले तो मास, मास के लिए हम लोग सिंबल क्या लेते हैं, एम लेते हैं, और मीटर, यानी मीटर बोले तो एल, एल का यहाँ क्यूब है, L3 हो गया। अब इसको अगर हम ऊपर कर लेते हैं, अप कर लेते हैं, L पावर -3 हो जाएगा, T नहीं है यहाँ पे, T पावर 0 कर देते हैं। तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये डेंसिटी के लिए। अब आता है रिलेटिव डेंसिटी, और या इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट
ग्रेविटी, गुरुत्व भी कहते हैं हिंदी में, विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। सापेक्षिक घनत्व का मतलब है कि किसी के डेंसिटी का वैल्यू किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना, किसी के रिस्पेक्ट में बताना। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, और कहा जाता है कि वाटर का डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी ज्यादा माना गया है। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी को हम लोग डिवाइड करना है किससे, वाटर के डेंसिटी से। और वाटर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए उस वक्त, 4 डिग्री रहना चाहिए। तो उस समय जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब कहा जाए कि इसका SI यूनिट, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो ये यूनिट नहीं होता, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट लेस कहते हैं, यूनिट लेस, बिकॉज दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी ऊपर भी है, डेंसिटी ऊपर है, नीचे भी है। तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट ऊपर भी है, नीचे भी है। तो सेम यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। और अगर कहा जाए तो ये डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। जैसे यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाया है, जैसे यहाँ पे एक टेप वाटर है, मतलब जैसे कि नल से जो हमने पानी लिया, उस पानी में हमने क्या करा, इस अंडे को डाल दिया। तो ये अंडा क्या हो गया, उसके अंदर डूब गया। और क्या किया फिर हमने, इस पानी में हमने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, नमक बढ़िया से घोल के हमने यहाँ पे एक मिक्सचर बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में हमने अंडा को डाला तो ये अंडा तैरने लगा। क्या वजह है कि अंडा यहाँ तैरने लगा, यहाँ डूब गया? कारण यह है कि जब ये टेप वाटर था, जब पानी में कुछ नहीं मिलाया था, तो उसके रिस्पेक्ट में अंडा का डेंसिटी ज्यादा है। इसका डेंसिटी जो है, अंडा का डेंसिटी ऑफ एग जो है वो ग्रेटर देन था डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी से ज्यादा था। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, या जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा। क्योंकि अंडा का डेंसिटी ज्यादा है इसलिए मास उसका ज्यादा है, और मास ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा। क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू mg होता है। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेट के बारे में। तो ये जो वेट है दैट इज फोर्स, यानी mg होता है। तो मास अगर बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा। तो अंडा का डेंसिटी ज्यादा का मतलब मास ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा का मतलब वेट ज्यादा, और वेट ज्यादा का मतलब हो गया कि ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जिसका वेट ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा। और यहाँ पे हमने जब इसके अंदर सॉल्ट को घोल दिया तो इसका डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इतना हमने सॉल्ट घोल दिया कि अब दोनों का डेंसिटी क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो अंडा का एक का डेंसिटी है वही यहाँ पे सॉल्यूशन का डेंसिटी हो जाता है। जब दोनों का डेंसिटी समान हो जाएगा तो डूबेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही तैरने लगेगा। क्योंकि दोनों का डेंसिटी तो इक्वल है, तो डेंसिटी इक्वल होगा, इसका मतलब कि दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों का मास बराबर है तो दोनों बराबर रहेगा, कोई नीचे नहीं जाएगा। अब आता है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का सबसे बेहतरीन चीज है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ जो आज के डेली लाइफ में हमारे बहुत जगह काम आता है बच्चों। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या है। तो पास्कल्स लॉ के बारे में कह रहा है कि अगर ग्रेविटी को, जैसे ये पानी है, ये कंटेनर में हमने पानी भर लिया है, कहता है ये पानी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा नीचे डाउनवर्ड की तरफ, जिसको mg कहते हैं। कहता है अगर इसको हम लोग कुछ क्षण के लिए इग्नोर कर दें, then pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions। कहता है अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में, यानी ऐसा कंटेनर जिसमें पूरा कंप्लीटली लिक्विड भरा हुआ, कहीं गैप नहीं होनी चाहिए, कहीं एयर गैप नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कंटेनर अगर एयर से, सॉरी दैट इज द लिक्विड से भरा हुआ है, तो अब उस लिक्विड के, उस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे, लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप जितना प्रेशर जनरेट करोगे, दैट वेरी प्रेशर उस लिक्विड के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, लिक्विड के अंदर होते हुए हर तरफ बराबर बराबर फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ कोई लिक्विड भर रखा है
और कहा कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने एक प्रेशर P जनरेट किया, तो ये P प्रेशर इस लिक्विड के अंदर हर तरफ इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाता है, इक्वली। इसका मतलब है कि मान लिया जाए कि अगर हमने 5 या 10 पास्कल प्रेशर जनरेट किया, तो इस बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि अब ये 10 पास्कल जो बढ़ गया, यहाँ 1 10 जगह में बढ़ गया, ऐसा नहीं है। हर जगह वो आपको 10 पास्कल ही नजर आएगा, कहीं भी आप देखोगे तो आपको 10 पास्कल ही समझ में आएगा, यानी प्रेशर डिमिनिश नहीं होता है। ये पास्कल साहब ने कहा है। अब इसके कथन को हम लोग यहाँ देखते हैं, प्रूफ करके क्या उन्होंने जो कहा है बात सही है या फिर क्या है, कुछ और है, देख लेते हैं हम लोग। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 4 आउटलेट है। आउटलेट का मतलब है ये 4 मुंह है, 4 मुंह में जो है पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मतलब है वो आगे पीछे आप उसको कर सकते हो, मूवेबल है। और इसमें पूरा हमने एक कोई लिक्विड भर दिया है, इसमें सस्ता में पानी मिल जाता, पानी भर दो, तो हमने पानी भर दिया। और चारों पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी ट्यूब का जो साइज है मुंह का, वो अलग अलग है। यहाँ फिगर में जैसा दिखाया गया, लेकिन हम लोग मान लेते हैं अलग अलग है। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट पे इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का यानी पिस्टन का, वो ए है। और उसी तरह से आप चले जाते हैं यहाँ पे सी में, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, 2A है, यहाँ पे 3A, यहाँ 4A ले लिया, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो पास्कल ने क्या करा कि इस जगह में किसी एक पॉइंट पर उन्होंने प्रेशर जनरेट किया। कैसे जनरेट किया? तो इन्होंने एक फोर्स अप्लाई किया पिस्टन में, और पिस्टन को जो ही इसको दबाया F4 से मान लिया, तो ये जो पिस्टन से, ये पिस्टन से बाहर आ जाता है, खिसक जाएगा बाहर की तरफ। अब हमें क्या करना है कि अब करना यह है कि ये पिस्टन को हमें खिसकने नहीं देना है। ये तीनों पिस्टन्स को फॉर्मली पकड़ के रखना है, जिससे पिस्टन बाहर की तरफ नहीं जाए। अब यहां पे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स F, और इसका एरिया कितना है, A। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया। तो इतना प्रेशर हमने इस पॉइंट पे जनरेट किया। अब इसको रिस्टोर करना है, यानी खिसकने नहीं देना है, तो हमें इसको रोक के रखना पड़ेगा। तो पता चला इसको रोकने के लिए हमें 3F फोर्स लगाना पड़ा। इस पिस्टन को रोकने के लिए बाहर नहीं जाए, तो यहाँ पे हमको 2F और यहाँ पे 4F हमको फोर्स लगाना पड़ा। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ, फोर्स अपॉन एरिया P हो गया। इस जगह में D पॉइंट पे ये हुआ प्रेशर एट A। अब प्रेशर एट D में अगर देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, D पॉइंट पे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 3F, एरिया कितना है, 3A। अब यहाँ भी कैंसिलेशन करोगे तो F अपॉन A, वही सेम प्रेशर आ रहा है जो यहाँ पे है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर कितना जनरेट हुआ। तो फोर्स इसको रोकने के लिए, जब वो दबाया था ये पिस्टन बाहर जा रहा था, उसको रोकने के लिए हमने इतना फोर्स लगाना पड़ा। तो कितना फोर्स लगाया हमने, 2F। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, तो कहा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। कैंसिलेशन के बाद यहाँ भी वही आ रहा है, F अपॉन A, यानी प्रेशर सेम है। और यहाँ भी वही चीज आ रहा है, प्रेशर क्या हो जा रहा है, फोर्स, यानी 4F अपॉन एरिया 4A है, कट गया, यानी F अपॉन A। यानी किसी एक पॉइंट पर जितना प्रेशर हमने जनरेट किया, उतना ही प्रेशर इन बाकी जगहों में अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है। लिक्विड के अंदर अंदर होते हुए सेम प्रेशर हर जगह हर तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। ये है आपका पास्कल साहब का लॉ। पास्कल साहब ने अपने लॉज का कुछ हमारे डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में जो बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। जनरली आप कार वॉश वगैरह देखे होंगे, गैरेज में जहाँ पे कार वगैरह वॉश किया जाता है, तो देखे होंगे कि नीचे ऐसा कुछ होता है सिलिंड्रिकल पाइप टाइप का, और वहां पे कार रख करके जो कार को जो लिफ्ट कर लिया जाता है। अब इस कार को उठाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब इसको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे लोगों को, आप एक उंगली दबा करके भी इस कार को लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई लीवर, कोई मशीन, कोई और ऑपरेट नहीं कर रहा है। जस्ट पास्कल साहब का जो लॉ है उसका यहाँ पे एक एप्लीकेशन है। जैसे मान लिया इस जगह का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लिया A1 है, और यहाँ जो है थोड़ा ज्यादा है, तो इसका एरिया मान लिया हमने A2 है। इस जगह में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। हमने यहाँ F1 प्रेशर फोर्स लगाया, तो यहाँ पे हमने जो प्रेशर जनरेट किया P1, इस P1 प्रेशर का वैल्यू देखते हैं। P1 प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स, यानी F1 अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया उसका A है इतना। अब यहाँ पे ये कार लिफ्ट हो जा रहा है, तो जब कार लिफ्ट हो रहा है तो मान लिया कि यहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, F2 फोर्स जनरेट हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में बड़ा एरिया है तो A2 है।
तो इस समय यहां पे मान लिया प्रेशर P2 है और प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स, यानी फोर्स कितना लग रहा है F2 और एरिया कितना है इसका A2। अब मान लो कि इस समय यहां पे हमने इसको उंगली से किसी चीज से पिस्टन को दबा के कितना प्रेशर जनरेट करा P1 और यहां पे कितना प्रेशर जनरेट हो गया P2। पास्कल साहब ने कहा कि अगर इनक्लोज लिक्विड है, उस इनक्लोज लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे जितना प्रेशर जनरेट कर रहे हो दैट वेरी प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शंस में वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारा P1 है और P2 क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। P1 और P2 इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जगह का प्रेशर, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर यहाँ भी होगा। अब दोनों के प्रेशर के वैल्यू को अगर हम रख दें यहाँ पे, P1 का वैल्यू है F1 अपॉन A, या इसको A1 रखा, A1 कर दिया A1, और इसका हो जाएगा F2 अपॉन A2। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ कर देता हूं। तो अब यहाँ पे फोर्स की तरफ करा हमने F1 अपॉन F2, इधर हो जाएगा ये A1 इधर आ गया A1 अपॉन A2। अब बच्चों चूंकि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप देख पा रहे हो कि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, यानी A1 इज लेस देन A2, यानी हम कह सकते हैं कि A1 का जो वैल्यू है A2 से क्या है, कम है। अब दोनों तरफ A2 से हम डिवाइड कर दें, A1 अपॉन A2 हो जाएगा, इधर A2 अपॉन A2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। दोनों तरफ A2 से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, यानी A1 अपॉन A2 जो है ये वैल्यू लेस देन 1 है, दिस इज लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है, ये और ये दोनों इक्वल है और ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, यानी F1 अपॉन F2 इज लेस देन 1। अब इसको हम लोगों ने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो F1 लेस देन क्या हो गया, F2 हो गया। या यूं कह सकते हो कि ये जो F2 है ये F2 ग्रेटर देन क्या है, F1 है। अब सोच सकते हो कि हमने यहाँ थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट किया, F1 देख रहे हो कि F1 का वैल्यू कम है, F2 का वैल्यू ज्यादा है, हमने थोड़ा सा फोर्स यहाँ एक्सर्ट करा पिस्टन को दबाने के लिए, तो यहाँ पे F2 जो ये फोर्स जनरेट हो रहा है इस कार को लिफ्ट करने के लिए, F2 का वैल्यू F1 से बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो ये पास्कल्स के लॉ का ये एप्लीकेशन है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। पास्कल्स का जो लॉ है उसका एक दूसरा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, जनरली आप देखे होंगे कि बाइक वगैरह में जब ब्रेक लगाते हो जल्दी ब्रेक नहीं लगता, कुछ दूर में जाके रुकता है, तो आप जब लेके जाते हो गैरेज में वगैरह, तो वहां पे जो उसका जो मैकेनिक्स है वो बोलता है कि आपका ब्रेक शूज घिस गया, इससे आपको बदलना पड़ेगा। तो ये क्या कारण है, देखो यहाँ पे किस तरह से काम करता है। तो ये जो व्हील होता है उस व्हील के अंदर में एक रिम होता है मेटल का, ये रिम है, और रिम के अंदर में ये ब्रेक शूज होता है, ये दोनों ब्रेक शूज है और ये दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, ये स्प्रिंग दोनों को खींच के रखता है, यानी रिम से अलग रहता है। अब जब हमें इसको ब्रेक लगाना है तो ये ब्रेक का जो पेडल है, पैर से जब हम दबाते हैं ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, तो जो ही आप इसको दबाओगे ऐसे, तो ये लीवर एक्टिव हो जाएगा, इधर की तरफ धसेगा। तो यहाँ एक पिस्टन होता है और यहाँ पे पूरा वायल बड़ा होता है जिसको हम लोग ब्रेक वायल भी कहते हैं। तो ये वायल बड़ा हुआ आता है, लिक्विड होता है एक तरह से ये। तो जो ही ये आपने इसको दबाया, ये लीवर पिस्टन को अंदर दबाएगा। अंदर दबाने का मतलब जब भी यहाँ फोर्स एक्सर्ट करा तो यहाँ पे लिक्विड में हमने क्या करा, प्रेशर जनरेट करा। तो पास्कल साहब कहते हैं कि आप लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हो, आप कहीं भी किसी पॉइंट पे आप प्रेशर जनरेट करोगे तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड के अंदर हर तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। तो प्रेशर यहां ट्रांसमिट हो गया तो ये दो पिस्टन है, यहाँ भी एक पिस्टन, एक ड्रम, यहाँ भी एक पाइप है, सिलेंडर है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ और ये दोनों पिस्टन है। तो जो ही उधर से प्रेशर जनरेट होगा लिक्विड का, ये प्रेशर ये दोनों पिस्टन को बाहर की तरफ ढकेल देगा। तो जब बाहर की तरफ ढकेल देगा, ये जो ब्रेक शूज है, ये ब्रेक शूज जाके रिम के अंदर में जाकर के सट जाएगा, ऐसे जाकर के सट जाएगा। जो ही सट जाएगा तो ये रिम और ब्रेक शूज के बीच में घर्षण होने लगेगा, फ्रिक्शन होने लगेगा और वो गाड़ी आपका रुक जाएगी, यानी चक्का जो है, व्हील जो है घूमने से रुक जाएगा, क्योंकि ये जो
सतह है थोड़ा खुरदरा टाइप का होता है, आराम से रुक जाता है। अब कहता है कि आपको ब्रेक शूज बदलना पड़ेगा। तो बार बार जब ये हम लोग इसके कांटेक्ट में करते हैं, ब्रेक लगाने के बाद जब इसको यूज करते हैं तो ये सरफेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, घिस जाता है, और जब ये घिस जाएगा तो फिर ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उस समय हमें ब्रेक शूज को बदलना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन हुआ पास्कल्स लॉ का। तो बच्चे ये आपका लिक्विड का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स है मैं एक सिंगल शॉर्ट्स में लेके आऊंगा। आप इस तरह से हमारे साथ बने रहे, हमारे हौसला को अफजाई करते रहें और बेहतर से बेहतर बेनिफिट आप हमसे लेते रहें। और मैंने जो दिया आपको, इसको चाहो तो आप एक वन शॉट वीडियो है, आप इसको पॉज करके आराम से इसका नोट्स बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।